नमस्कार, आप देख रहे हैं मोटिवेशन विद मीना। नीट का रिजल्ट आने वाला है। एक्सपेक्टेड डेट 12 अक्टूबर बताई जा रही है। उम्मीद है कि 12 अक्टूबर को रिजल्ट आ जाएगा। इन केस चेंज होता है तो हम आपको ज़रूर अपडेट करेंगे। लेकिन इस बीच तमाम स्टूडेंट काउंसलिंग के बारे में पूछ रहे थे। आज मैं कानपुर के GSVM मेडिकल कॉलेज में हूँ। तो मेरे साथ हैं डॉक्टर प्रेम सिंह, जो यहाँ पर काउंसलिंग और इस पूरे प्रोसेस, एडमिशन प्रोसेस को कई सालों से डील कर रहे हैं। वो आपके तमाम सवालों के जवाब देंगे। हम कोशिश करेंगे जो भी आपकी क्वेरीज हैं वो ज़रूर सेटिस्फाई हो। डॉक्टर प्रेम सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे शो में। थैंक यू। सर, सबसे बड़ी बात कि 12 अक्टूबर को उम्मीद की जा रही है कि रिजल्ट आ जाएंगे। मे बी ये डेट चेंज भी हो सकती है, लेकिन फिलहाल एक्सपेक्टेड डेट 12 बताई जा रही है। सर, सबसे पहले बताइए, तमाम देश भर में लाखों स्टूडेंट हैं जो अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। आप ही बताइए, रिजल्ट आने के बाद जो काउंसलिंग का फर्स्ट प्रोसेस क्या होता है, कैसे रजिस्टर करते हैं, क्या प्रोसेस होता है? रिजल्ट आने के बाद जो ना वंस रिजल्ट डिक्लेयर होता है तो ये NIC सेंटर होता है, वो पूरा डिस्प्ले करेगा, आपको काउंसलिंग की डेट देगा। काउंसलिंग के बाद किन किन सेंटरों पे काउंसलिंग कराई जाएगी और उस नंबर के अकॉर्डिंग जो नियरेस्ट सेंटर है वहाँ पर जा करके अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और उस तरह पूरा किया जाता है प्रोसेस। और ये एक बहुत ओपन सिस्टम है, इसमें कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो डॉक्यूमेंट्स में बताया जाएगा कि आपको ये डॉक्यूमेंट लेके आना, इतनी मिनिमम फीस होगी। रिजर्व कैटेगरी और अनरिजर्व कैटेगरी की गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो ना फीस है मिनिमम वो पे करनी होती है। और बहुत ही स्मूथली होता है। मैं तो पिछले 3-4 साल से करा रहा हूँ, मुझे आज तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सर, रिज़ल्ट आने के बाद जो आपने वेबसाइट बताई है, आई होप, मुझे लगता है कि ये mcc.nic.in पर जाके आपको रजिस्टर कराना हो। उसमें पूरा प्रोसेस दिया रहता है कि कब आपको किस तरह रजिस्टर करवाना है, किस तरह सीट लॉक करनी। सर, एक बार स्टूडेंट ने अपने रजिस्टर करवा लिया और उसमें क्या अपने डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करने होते हैं? अभी जैसे अब तो अनलॉक हो गया है। जब लॉक पीरियड था उस समय ये ऐसा किया गया था PG के लिए। UG के लिए चूँकि अनलॉक पीरियड है तो इसमें वो यहाँ पर सेम मतलब कॉलेज में जो सेंटर बनाए जाएंगे वहाँ पर आकर के खुद ही आकर के उनको ये प्रोसेस करवाना पड़ेगा। अच्छा, ये तो मतलब सर, रिजल्ट आने के बाद आपने बच्चों ने अपना उसमें रजिस्टर करवा लिया वेबसाइट में, फिर जो जिस कॉलेज में काउंसलिंग हो रही वहाँ जाके उनको, जहाँ काउंसलिंग सेंटर, उनके नियरेस्ट काउंसलिंग सेंटर पे उनको जाना होगा। सपोज दैट कानपुर का बच्चा है तो कानपुर में अपने जा करके काउंसलिंग करा ले। लखनऊ का है तो लखनऊ, आगरा का है आगरा, इस तरह करके ऑल ओवर इंडिया में सेंटर बनाए गए हैं, वहाँ पर जा करके उसको काउंसलिंग करानी होगी। जी। अभी मैं सर से वो सवाल पूछ रही हूँ जो मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए ज़रूरी। इसके बाद जो आप लोगों ने बहुत सारे सवाल मुझे भेजे वो भी मैं एक एक करके लूँगी। सर, दूसरी एक बात बताइए, काउंसलिंग में एक तो पहला आपने रजिस्ट्रेशन कराया। सर, ये बताइए कि काउंसलिंग की फ़ीस क्या होती है रिजर्व कैटेगरी और जनरल के लिए? जनरल के लिए 36,000 है, गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइडेड है, इसमें कोई नहीं। और गवर्नमेंट के पास ही मनी जाती है। हमारे DGME हैं, लखनऊ बैठते हैं, उनके नाम ड्राफ्ट बनता है जी। और वो ड्राफ्ट जो ना बैंक द्वारा किसी भी गवर्नमेंट बैंक का होता है, जैसे लाइक SBI, PNB, जो भी वो लोग बताते हैं उसके अकॉर्डिंग 36,000 जो ना जनरल के लिए रहेगी और रिजर्व कैटेगरी के लिए 27,000 पर ईयर फीस है। सर, एक जो सवाल है बहुत सारे स्टूडेंट ने पूछा है कि सर, मिनिमम मार्क्स क्या होने चाहिए कि कहीं भी किसी भी कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज में कहीं भी एडमिशन मिल जाए? देखिए, मिनिमम का टिल जब तक गवर्नमेंट का ऊपर डिपेंड होता है कि जब तक सीट फिलअप हो जाती हैं तो वहाँ पर कट ऑफ हो जाता है। अमूमन जो ना जनरल के लिए 50% और रिजर्व कैटेगरी के लिए 40% मिनिमम परसेंट है। अच्छा। अगर इनके सीटें बचती हैं तो उस केस में ये परसेंटेज गवर्नमेंट डिसाइड करती है 5%, 3%, 5%, 10% रिलैक्सेशन देना। तो इस तरह 5% एडिशनल रिलैक्सेशन दे करके वो रेस्ट ऑफ सीटें भर दी जाती हैं। अच्छा। ज़्यादातर इसमें तो जितना ज़्यादा आपके, मेरा अपना मानना है कि जितने ज़्यादा आपके मार्क्स होंगे उतना ही आपके प्रेफरेंस जल्दी आएगा और अच्छा कॉलेज मिलने की संभावना रहेगी। तो मेरा अपना मानना है कि आप नीचे को नहीं ऊपर सोच के चलिए। जितने अच्छे मार्क्स लाएंगे उतना अच्छा कॉलेज मिलेगा, अच्छा हो, आपके ऑप्शन ज़्यादा होंगे। जी जी। बाद वाले में आपके ऑप्शन कम होते हैं, तो जो बचेगी सीट, बचा हुआ कॉलेज, उस वहीं आपको जाना पड़ेगा। जी। तो बजाय इसको रखना कि मिनिमम मैक्सिमम सोच के चलिए। जी जी जी। कितना हम मैक्सिमम कर सकते हैं। जी।
अब लेकिन सर क्या होता है कि स्टूडेंट बहुत सारे सर, तो आपको पता है लाखों स्टूडेंट बैठते हैं, सीटें बहुत लिमिटेड हैं, कई स्टूडेंट सर कई अटैम्प्ट हो चुके हैं, तो मान लीजिए उनको गवर्नमेंट नहीं मिलता, लेकिन वो सोचते हैं कि चलो कोई कहीं भी प्राइवेट मिल जाए। बहुत सारे सर पेरेंट्स भी ऐसे जो अफोर्ड करने को तैयार हैं। तो एक आपने सर बताया कि जनरल के लिए 50%, एक वो और एक रिजर्व कैटेगरी 40%, मैंने 720 में से अगर आपके 50% या फिर 40% मार्क्स आ रहे हैं तो यू कैन एक्सपेक्ट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। अच्छा, गवर्नमेंट में नहीं मिला, गवर्नमेंट में अगर नहीं मिलता तो आप प्राइवेट, आपके पास ऑप्शन खुले हुए हैं प्राइवेट। अच्छा। आप गवर्नमेंट में आप प्राइवेट भी काफ़ी अच्छे मेडिकल कॉलेज हैं जिनमें आप कर सकते हैं, लेकिन ये जितनी ज़्यादा जिसकी रैंक होगी, कॉलेज की रैंक होती है, उसमें उतनी ज़्यादा फीस लगती है। जी जी। ये भी है। अच्छा सर, अब जिनके मार्क्स बहुत अच्छे आए, मैंने कि अगर 720 का है और मान लीजिए 680 से अबव मार्क्स आए, तो सर उनको कॉलेज कैसे चूज़ करना चाहिए? कि मान लीजिए कोई बिहार का स्टूडेंट है, यूपी का स्टूडेंट है, अब उसके मार्क्स बहुत अच्छे हैं, मतलब 680 से अबव आए हैं, 700 या इसके बीच में आए हैं, तो कैसे, मतलब क्या आपको लगता है कि बेस्ट कॉलेज कैसे, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता कि कौन सा कॉलेज चूज़ करना चाहिए? एक्चुअली जो 50% सीट जो ना ऑल इंडिया कोटे की होती है, 50% सीट जो ना स्टेट लेवल की होती हैं। तो इनिशियल जो 50% सीट हैं, जिस वो रैंक ऑल इंडिया के बेसिस पे बनेगी और स्टेट लेवल के बेसिस पे बनेगी। कई बार बच्चे जो ना जैसे दिल्ली के होते हैं तो प्रेफर करें नेचुरली वो दिल्ली में रहें। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो बाहर के होते हैं, लेकिन उनको कॉलेज से ज़्यादा लगाव होता है कि मुझे इंडिया के टॉप 10 कॉलेज में ज्वाइन करना है, तो वो वहाँ कॉलेज प्रेफर करते हैं। कई ऐसे बच्चे होते हैं जो उनके पेरेंट्स भी चाहते हैं कि बच्चा दूर ना जाए, तो अपने नियर बाई स्टेट वाली वो जो नियर मेडिकल कॉलेज होता है वहाँ ज्वाइन करते हैं। तो ये डिपेंड करता है, लेकिन मेरा अपना मानना है, मेरा अपना इसमें मानना यही कि जब वंस आपने कॉलेज मेडिकल कॉलेज ज्वाइन किया है और आपके मार्क्स हैं, तो आपको अच्छा कॉलेज चूज़ करना चाहिए। क्योंकि अच्छे कॉलेज का ये है जिसकी रैंक हाई होती है, सुख सुविधाएँ अच्छी होती हैं, पढ़ाई का माहौल अच्छा होता है। और ये बात फैक्ट है कि इनिशियली स्टेज में दिक्कत आती है, बाद में सब हैबिचुअल हो जाते हैं। जब कैरियर ही इस फील्ड में बनाना है तो अच्छे कॉलेज से बनाए तो अच्छा रहेगा। अब सर ये बताइए कि जैसे सपोज मैं कहूँ कि कोई कानपुर का स्टूडेंट है और लखनऊ का स्टूडेंट है, अब सर उसके हाईएस्ट मार्क्स आए, उसके 700 प्लस आ गए या 680 प्लस आ गए, तो आपके हिसाब से बेस्ट कॉलेज क्या हो सकता है? जैसा मैं पहले ही कह चुका हूँ, अगर कानपुर का है तो प्रेफर करता है मैं कानपुर में रहूँ, और अगर बच्चा जो है नहीं, लखनऊ का है तो मतलब प्रेफर करता है लखनऊ। पेरेंट्स आर विलिंग कि बेस्ट कॉलेज में मेरा बच्चा जाए, तो लखनऊ जाए या फिर SGPGI जाए, लखनऊ जाए, RML जाए, और नहीं है तो स्टेट में तो हम KG के बाद नंबर 2 पर हैं हम लोग। सर ऑल इंडिया में बेस्ट कॉलेज क्या है? सर देखिए, अगर सर बेस्ट अच्छे मार्क्स आते हैं तो वो एम्स, दिल्ली एम्स चूज़ कर सकता है। ये हम मुझे दिल्ली के बेस्ट वो बताइए कॉलेज जहाँ दिल्ली में एम्स है आपका, और मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज है। गर्ल्स के लिए लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज है, वो एक्सक्लूसिव गर्ल्स के लिए बना है। बाकी में गर्ल्स बॉयज़ जो कॉम्बिनेशन रहते हैं। इसके अलावा कई और कॉलेज हैं जो काफ़ी फेमस है इस फील्ड में। हाँ, अच्छा। तो वैसे सर हमेशा का देखा जाता है, आप तो इतने सालों से काउंसलिंग करा रहे हैं, जो बेस्ट मार्क्स वाले स्टूडेंट है वो दिल्ली एम्स या मौलाना आज़ाद, या जैसे आपने कहा फीमेल है तो लेडी हार्डिंग, इस तरह के कॉलेज में जाना पसंद करते हैं। हाँ जी, अच्छा, प्रेफर करते हैं वो लोग। अच्छा, फिर मान लीजिए कोई इधर यूपी में ही रह रहा है, तो यूपी के लिहाज से अगर अच्छे मार्क्स हैं तो उसके लिए क्या ये लखनऊ का पहला ऑप्शन उनका लखनऊ का होता है, दूसरा जो ना कानपुर का होता है, देन उसके बाद आगरा है, इलाहाबाद है, गोरखपुर है, आपका मेरठ का है। फिर तो लोग प्रेफर करते हैं बच्चे, अगर आगरा कानपुर ना मिल वो सॉरी लखनऊ कानपुर नहीं मिला तो अपने रीजनल हो जाते हैं। फिर झांसी का बच्चा झांसी ज्वाइन करता है, आगरा का बच्चा आगरा ज्वाइन करता है, मेरठ का बच्चा मेरठ का, इलाहाबाद का बच्चा इलाहाबाद, इस तरह प्रेफर करते हैं। क्योंकि रीजन इनिशियली जो ना बच्चे बहुत डेलिकेट होते हैं, बाहर से होम एनवायरनमेंट से कॉलेज में आना बहुत कम रहता है, तो वो होम से ही अटैच रहते हैं, और मदर फादर भी थोड़ा सा अनसेफ फील करते हैं कि बच्चा हमारे साथ रहेगा सुबह शाम तो बेटर रहेगा, यहीं से पढ़ाई करेगा तो और अच्छा लगेगा, हम उसको खाने पीने का अच्छा केयर दे सकते। तो इसलिए बच्चे जो ना ज़्यादातर प्रेफर यही करते हैं कि अपने होम उसमें रहें, वो अच्छा है।
सर एक आपने बताया कि एक तो वेबसाइट में जाके उसने रजिस्टर किया, उसके बाद काउंसलिंग सेंटर में आते हैं, फिर सर कैसे प्रोसेस आगे बढ़ता है? काउंसलिंग सेंटर पे आकर के हमारा पूरा सिस्टम बना हुआ है, कहाँ पर काउंसलिंग होगी, कहाँ पर जो ना उसके डॉक्यूमेंट चेक होंगे, कहाँ पर उसका जो रिजल्ट आया है वो देखा जाएगा। फिर उसके जो प्रमाण पत्र वगैरह होते हैं डिफरेंट लाइक कास्ट सर्टिफिकेट या होम डिस्ट्रिक्ट वाला है, या EWS जो कंसेप्ट लास्ट ईयर से स्टार्ट हुआ है EWS सेक्शन में, तो उसके तहत भी 10% का आता है। तो इन लोगों का सर्टिफिकेट देखना होता है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन चेक करते हैं और उसके बाद वंस ये प्रोसेस हो जाती है और में जो फीस होती है गवर्नमेंट की उसका बैंक ड्राफ्ट बनाया जाता है और उसके बाद उनके चेक वेरीफाई करने के बाद उनको एडमिशन दे दिया जाता है सेम डे। और इसके बाद ये भी है कि अगर फर्स्ट काउंसलिंग में अगर उसको मन मुताबिक कॉलेज नहीं मिला तो वो सेकंड काउंसलिंग में अगेन अपीयर हो सकता है, तो हो सकता है उसको सेकंड काउंसलिंग में मिल जाए। कई बार ऐसा होता है कि ऑल इंडिया के कोटे की सीट बच जाती हैं जो बाद में स्टेट में आती हैं, तो उसमें भी वो थर्ड में जा सकता है। तो इस तरह अपने मन मुताबिक ज़्यादातर लोगों को सीटें मिल जाती हैं। सर जैसे आपने कहा कि भाई सपोज़ कि GSVM में मेडिकल काउंसलिंग सेंटर है, तो अब बच्चे के मार्क्स के अकॉर्डिंग सपोज उसने प्रेफर किया दिल्ली एम्स को प्रेफर किया, मौलाना आज़ाद को किया, या फिर उसने लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज को किया, तो यहीं से वो सीट इसी सेंटर से वो सीट लॉक करेगा? एक्चुअली ऑल ओवर इंडिया जो ना इंटरकनेक्टेड होते हैं नेट से, हाँ, तो वो यहीं से सीट ब्लॉक हो जाएगी उसकी, हाँ, और उसको यहीं से निर्गत कर दिया जाएगा। लेकिन एडमिशन के लिए उसको पर्टिकुलर कॉलेज में जाना ही पड़ेगा। सर एक बताइए, जैसे किसी स्टूडेंट ने किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ को या आपके यहाँ रजिस्टर करा दिया, लेकिन बाद में जैसे आपने कहा ना कि जब ऑल इंडिया फिर फर्स्ट काउंसलिंग के बाद फिर लगा कि नहीं एक सीट एम्स में खाली है या मौलाना आज़ाद में, तो वो सीट लॉक दोबारा उसको ऑप्ट कर सकता है? कर सकता है, सेकंड लॉ उसमें सेकंड काउंसलिंग कर सकता है और उसका वहाँ से रिजिग्नेशन होकर के वहाँ पर सीट अलॉट हो जाएगी। अच्छा, तो अब फाइनली सर इस तरह से, अच्छा कितने सर प्रोसेस होते हैं, फर्स्ट और सेकंड 2 ही काउंसलिंग होती है? नहीं, कभी कभी 3 भी हो जाती है। हाँ, ऐसा रहता है। अच्छा, वो तो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ स्टूडेंट के ऊपर। कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी कार से कोर्ट केस हो गया, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, तो उसकी वजह से पूरी प्रोसेस ही कैंसिल कर दी जाती है। तो इसमें आज की डेट में कहना बड़ा मुश्किल होता है। टिल जब तक सबके एडमिशन नहीं हो जाते तब तक सभी को प्रोविजनली समझा जाता है। अच्छा, वंस बच्चा उसमें एंट्री कर गया, कॉलेज में आने लगा, तो ये समझिए परमानेंट है, फिर तो कहीं जाएगा नहीं, फिर तो नहीं रहेगा। सर ये बताइए, एक तो जैसे हुआ कि 30% के अराउंड बच्चे जो है फर्स्ट काउंसलिंग सेकंड काउंसलिंग में सफल करते हैं, रीसफल करते हैं। जब फर्स्ट काउंसलिंग में उनको अलॉट कर दिया, फिर सेकंड काउंसलिंग जब आती है तो बच्चे ऑल इंडिया और स्टेट में रीसफल करते हैं। तो सेकंड काउंसलिंग में के बाद जो हो गया उसमें ज़्यादातर फिक्स हो जाते हैं, फिर वो अमूमन कम ही जाते हैं, चॉइस नहीं रहती है। फर्स्ट काउंसलिंग में काफ़ी रीसफलिंग होती है। तो सर कुछ स्टूडेंट ने मेरे से पूछा था कि मैम अगर एक बार हम कॉलेज का ऑप्शन दे देते हैं तो क्या उसके बाद चेंज करने का, तो सर बता रहे कि नहीं, एक बार आपने कॉलेज का ऑप्शन ले लिया, फिर आपको लगता है कि नहीं इससे बेटर कॉलेज आपको मिल रहा है, तो उसको आप विड्रॉ करके आप दूसरे ऑप्शन पे सेकंड काउंसलिंग में आप जा सकते हैं। पर्टिकुलर कॉलेज की मिनिमम फीस होती है 1,000 2,000 रुपीज़ काउंसलिंग वाली, तो आपको विड्रॉ करके रेस्ट ऑफ अमाउंट उसको रिटर्न कर दी जाती है। अच्छा सर एक चीज़ बताइए, अगर स्टेट लेवल का है तब तो मनी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि DD वो चाहे कानपुर से भरे या लखनऊ से भरे या आप आगरा से भरें, क्योंकि कंट्रोलिंग अथॉरिटी एक है, तो उसमें कोई मैटर नहीं करता। लेकिन ऑल इंडिया वाले में मैटर करता है, क्योंकि उसमें फिर वो फीस पूरी विड्रॉ करनी पड़ती है, उसको रिफंड करते हैं, फिर वो ज्वाइन करता है उनको। अच्छा सर ये बताइए, एक तो जैसे फर्स्ट सेकंड काउंसलिंग, ये तो क्या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की काउंसलिंग होगी, क्या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जाने के लिए अलग से काउंसलिंग होती? आजकल क्या है कि गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि जो गवर्नमेंट के साथ ही करते हैं वो लोग, लेकिन आजकल कुछ ऐसा, जहाँ तक मेरा नॉलेज है, लास्ट टाइम जो ना प्राइवेट कॉलेज की अपनी एक अलग बॉडी बनी है। अच्छा, वो अलग एग्ज़ाम कराते हैं और अलग ही उनका वो सब करते हैं। पहले इनिशियली स्टेज में, मतलब आज से 2 साल पहले प्राइवेट और गवर्नमेंट की हम लोग साथ ही साथ करते थे, और प्राइवेट को जो लोग गवर्नमेंट में नहीं अलॉट हो पाते थे प्राइवेट में ले लेते थे। ये था। PG में थोड़ा सा ज़्यादा होता है, UG में तो कंपैरेटिवली कम होता है, PG में ज़्यादा होता है। तो आप जो डील करते हैं, आप तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की ही काउंसलिंग को डील करते हैं, प्राइवेट की आप कह रहे हैं अलग होती है? अच्छा, वो गवर्नमेंट के ऊपर है। कभी क्वेश्चन उठते हैं कि वो लोग प्राइवेट वाले फीस ज़्यादा लेते हैं,
अननेसेसरी उनकी फीस ज़्यादा होती है, तो उस केस में गवर्नमेंट कंट्रोल करने के लिए हम लोगों को अथॉरिटी देती है कि इनकी भी आप काउंसलिंग करिए, तो उस केस में हम लोग करते हैं। क्या सर रिजल्ट आने के बाद कोई हेल्पलाइन नंबर वगैरह भी जारी होता है? क्योंकि जैसे हम लोगों को इतने लोग फ़ोन करते हैं तो बच्चे बहुत कुछ पूछना चाहते हैं, तो हेल्पलाइन नंबर जारी हो चुका है, कब तक जारी होगा? हाँ, इंडिविजुअल जो ना जैसे वंस रिजल्ट आएगा तो हर साइट पे, कॉलेज की साइट पे एक हेल्पलाइन नंबर दिया होता है। अच्छा। उस नंबर पे जा कर के डायल करेंगे तो सबको पर्टिकुलर सूचना मिल जाएगी। जैसे हमारे पास है, हमारा अपना है, कानपुर में अगर किसी बच्चे को एडमिशन लेना होगा तो ऑनलाइन हमारा नंबर पड़ा हुआ है, वो हमसे कांटेक्ट करेगा। अगर लखनऊ में किसी को लखनऊ में किसी को एडमिशन लेना तो वहाँ दूसरे डॉक्टर का होगा। तो हर कॉलेज वाइज एक नोडल ऑफिसर बनाया गया है, वो उनसे संपर्क में रह सकते हैं। सर आप ये कई सालों से काउंसलिंग प्रोसेस देख रहे हैं, कहीं आपको लगता है कि काउंसलिंग के दौरान बच्चे कोई मिस्टेक करते हैं, या आपको लगता है उनको कुछ समझाने की ज़रूरत है कि वो जब वो फर्स्ट काउंसलिंग में आए तो इस चीज़ का ध्यान रखें? नहीं, जब बच्चे आते हैं उनका पूरा उनकी हेल्प की जाती है, एक एक चीज़ पे, चूँकि उनको कोई आइडिया होता नहीं है इस हाँ, बिल्कुल, हाँ। तो नेचुरली गलती होती है तो उसको कोई इग्नोर किया जाता है, बेटा ऐसे नहीं, ऐसे ये ऐसे भरना है, डोंट वरी, इसमें गलती तो होते ही हैं, हम उनको इतना बढ़िया एनवायरनमेंट देते हैं कि गलती है कोई बात नहीं, गलती करके ही सीखोगे, आगे आना है, तो उसमें हम लोग पूरी हेल्प करते हैं। नहीं, जैसे कि पता लगा बच्चे प्रॉपर कॉन्फिडेंट, पता लगा पूरे डॉक्यूमेंट्स लेके नहीं आए या कॉलेज चूज करने में कंफ्यूज हो रहे हैं, उनको ऑप्शन दिए जाते हैं कि आपके पास ये ऑप्शन है, आप जो भी चूज़ कर लीजिए इसमें से। इसके बाद उनके अलावा ये डॉक्यूमेंट आप नहीं ला पाए हैं तो उनका एक लिमिट होती है, एक डेट फिक्स होती है कि इस लास्ट डेट तक आपको देने ही देने हैं। अगर इस लास्ट डेट तक आप नहीं दे पाए तो फिर उनका एडमिशन नहीं हो पाएगा। अदरवाइज उस लास्ट डेट तक अमूमन जो ना, अगर वो प्लेन पेपर पे भी लिख के दे देते हैं कि मैं जो ना 2 दिन में ये सर्टिफिकेट दे दूंगा, 2 दिन में ये दे दूंगा, तो वो मान लिया जाता है उनका। अच्छा। अब सर कुछ स्टूडेंट ने जो मेरे से स्पेसिफिक सवाल पूछे, मैं पूछ लेती हूँ, थोड़ा बच्चों को कन्फ्यूज़न रहता है तो वो मैं पूछती हूँ। जैसे एक स्टूडेंट हैं सर, वो उनका कहना है कि उनके पास मध्य प्रदेश का भी डोमिसाइल है और यूपी का भी है। एक मिनट मैं इनका नाम देख लेती हूँ। उन्होंने कहा, ये सचिन साहू हैं, ये कह रहे हैं मेरे पास एमपी का और यूपी दोनों का डोमिसाइल है, तो मैं किस स्टेट में मतलब एडमिशन ले सकता हूँ? दोनों ही स्टेट पे ले सकता है। तो कई बच्चे ऐसे होते हैं कि जो उनके पेरेंट्स जो ना मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं और जिन्हें बिलोंग जो ना यूपी में करते हैं, हाँ, तो नेचुरली अगर पेरेंट्स उसके मध्य प्रदेश में इस समय वर्किंग कंडीशन में है तो वो नेचुरली वहीं जाएगा। लेकिन अगर जैसे फॉर एग्जांपल उसका कानपुर या लखनऊ में है घर, तो वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ कानपुर या लखनऊ ऑप्शन ले सकता है। तो ऐसे क्या सर जो स्टेट कोटा होता है सर, स्टेट कोटे से मिल जाएगा। स्टेट कोटे से यूपी, तो स्टेट कोटा उसको एमपी में भी मिलेगा? स्टेट कोटा एमपी का भी मिल जाएगा क्योंकि उसके पेरेंट्स वहाँ काम कर रहे हैं। अच्छा, इसलिए अच्छा सर। ऐसे और ये बच्चा थर्ड काउंसलिंग में अपने वो ऑल इंडिया कोटे के थ्रू पे 2 तरह की रैंक बनती है, एक तो ऑल इंडिया लेवल की बनती है और एक मैंने पहले कहा 50% सीट होती है। 50% सीट जो ना ऑल इंडिया कोटे के तहत रैंक बनती है। अगर बच्चा उसमें आ जाता है तो एम्स है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट में चला जाता है, एम्स है, कुछ हमारे यहाँ भी 50% की सीटें आती हैं कानपुर में, तो यहाँ भी वो ऑप्शन ले सकता है। इन केस नहीं आ पाया ऑल इंडिया के थ्रू तो स्टेट के थ्रू वो अपना ऑप्शन दे सकता है, कानपुर तो मिल सकता है यहाँ स्टेट में। तो ऐसे ही अगर वो एमपी का ऑप्शन देता है तो एमपी में मिल जाएगा उसको। अच्छा, ये सर ऐसे एक सुरेखा चंदेल स्टूडेंट है, वो कह रही है कि हिंदी मीडियम से मैंने दिया है, तो क्या मुझे अगर मेरे अच्छे मार्क्स आते हैं तो मुझे एम्स दिल्ली में मिल जाएगा? मिल जाएगा। उसमें तो देखिए हमारी मातृभाषा हिंदी है, ठीक है, लेकिन अगर आपको मार्क्स अच्छे हैं तो आपको कहीं भी मिल सकता है। ये कैडर इनिशियली जो हम लोगों का 1 मंथ का कोर्स होता है, ठीक है, फाउंडेशन कोर्स कहते हैं जिसको 1 मंथ का। ऑल इंडिया के तहत कोटे के तहत ऑल इंडिया में ऑल ओवर इंडिया के बच्चे इधर के उधर के रीसप्लिंग होती है। नॉर्थ ईस्ट के इधर आते हैं, साउथ के इधर आते हैं, नॉर्थ के उधर जाते हैं, साउथ में जाते हैं, तो लैंग्वेज प्रॉब्लम आती है। तो इस लैंग्वेज प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए 1 मंथ का फाउंडेशन कोर्स बनाया गया है। अच्छा, 1 मंथ के अंदर बच्चे को अगर हिंदी नहीं आती तो हिंदी सिखाई जाएगी, इंग्लिश नहीं आती तो इंग्लिश सिखाई जाएगी, अगर लोकल लैंग्वेज नहीं आती उस एरिया की तो लोकल लैंग्वेज भी। इसके लिए करीब 2 आवर्स एवरी डे हम लोग उस टीचर का पर्टिकुलर लैंग्वेज का टीचर का क्लास होता है,
अच्छा। तो अब ये प्रॉब्लम जो ना सॉर्ट आउट हो गई है। बहुत सारे बच्चे ऐसे कहते हैं मुझे कंप्यूटर चलाना नहीं आता, तो उसके लिए कंप्यूटर की टीचिंग होती है 1 मंथ की, तो ये भी उनको दिया जाता है। और इसके अलावा जो न्यू जो MCI का जो करिकुलम आया है उसमें तो उनको योगा और उनकी हैबिचुअल जो जो चीज़ें होती हैं, खेलने कूदने, संगीत, ये सब का पूरा 1 मंथ तक पूरा एंटरटेनमेंट रहता है और इतना बढ़िया एनवायरनमेंट रहता है कि वो घुल मिल जाते हैं 1 मंथ तक। यानी हर कॉलेज में सर फाउंडेशन कोर्स होता है, मतलब जो दिल्ली में एडमिशन लेगा उसको वहाँ हर जगह होता है ये? अच्छा। तो अब वो प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा 1 मंथ में हम नेक्स्ट 3 मंथ में हम वो सिखाते हैं कि पहले क्या था, थ्योरी बेस्ड होता था, अब जो ना प्रैक्टिकल बेस्ड भी कराते हैं नेक्स्ट 3 मंथ में। उस बच्चे को जो ना हमारे यहाँ इस कॉलेज में अगर सपोज दैट उस बच्चे के नियर एंड डियर को प्रॉब्लम हो गई तो वो कहाँ जाएगा, तो उस 1 मंथ के दौरान नेक्स्ट जो 3 मंथ में हम उसको कॉलेज पूरा अपना हॉस्पिटल घुमाएंगे, कॉलेज दिखाते हैं ये पैथोलॉजी है, ये डिपार्टमेंट यहाँ ये होता है, इस तरह कॉलेज हॉस्पिटल साइड में लाते हैं, हॉस्पिटल में बताते हैं ये स्किन डिपार्टमेंट है, यहाँ ये प्रॉब्लम डील होती हैं, ये ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट है, यहाँ हड्डी का देखा जाता है, ये सर्जरी डिपार्टमेंट है, यहाँ ऑपरेशन किए जाते हैं, स्किन है, ये गायनी है यहाँ पर ये। तो बच्चा अपने आप को डे 1 से मतलब 1 मंथ के अंदर अपने आप को कॉलेज का पार्ट समझने लगता है और अपने नियर एंड डियर को कभी भी लाके किसी को भी दिखा सकता है। तो बेसिक पर्पज ये है कि उसका क्लिनिकल एस्पेक्ट दिखाना। पहले थ्योरेटिकल आता था, अब जो ना क्लिनिकल पार्ट भी जोड़ने की कोशिश की गई है, तो इससे बच्चा काफ़ी खुश रहता है। ओके। अच्छा सर, एक और स्टूडेंट है रवि एस, वो कर्नाटक से हैं, वो कह रहे हैं कि मैं कर्नाटक में एडमिशन लेना चाहता हूँ, तो गवर्नमेंट MBBS के लिए मिनिमम कितने मार्क्स चाहिए होंगे, ये अभी पहले से बता सकते हैं? ये ऑलरेडी कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर स्टेट की रैंक उसकी होगी और स्टेट में अच्छी रैंक है तो उसको कर्नाटक में मिल जाएगा गवर्नमेंट। तो लेकिन आपने कहा कि मिनिमम मार्क्स जो आपने परसेंटाइल 50% तो होना ही चाहिए। हाँ, वो तो कट ऑफ है ही। वो तो आजकल जो ना क्या है कि जब से मैं देख रहा हूँ कि आजकल बच्चों के मार्क्स ज़्यादा आते हैं, जो मिनिमम कट ऑफ है उससे कई ऊपर से ही चले जाते हैं, तो इसलिए मिनिमम के बेस पे ना रहें, मैक्सिमम गेन करने की कोशिश करें, क्योंकि कंपटीशन का ज़माना है। जितना ज़्यादा आपके ऊपर हायर रहेंगे उतने ही चांसेस आपके ये रहेंगे। जो बच्चा पहले आके लग गया लाइन में उसको सीट पहले मिल जाएगी, यानी जिसके नंबर सबसे ज़्यादा हैं उसको पहले सीट अलॉट हो जाएगी। तो अगर आप लास्ट में आएंगे तो हो सकता है आपको ना मिले। ये है, तो नंबर जितने ज़्यादा होंगे उतना ही ज़्यादा रहेगा। अच्छा, तो यानी कि आप और मिनिमम तो आपको 50% परसेंटाइल तो होना ही चाहिए। 50% नहीं है तो फिर आप फेल हो गए, फिर तो गवर्नमेंट की मर्जी पे है और आपका लक है कि उस साल बच्चे ज़्यादा सेलेक्ट नहीं हुए, सीटें बच गई तो गवर्नमेंट हो सकता है रिलैक्सेशन दे दे। अदरवाइज सीटें कम पूरी हो गई, बच्चे ज़्यादा हैं तो फिर आपको नहीं मिलेगा मिनिमम पे। सर, एक और स्टूडेंट है सविता चरण, वो महाराष्ट्र से हैं, तो वो बता रही हैं कि वो एक्चुअली उनकी वो महाराष्ट्र में रहती है और एक कोई दूसरे स्टेट का वो जिक्र कर रही हैं कि 2 स्टेट की बात कर रही हैं, शायद वो कर्नाटक बता रही हैं। हाँ, वो महाराष्ट्र की अभी डोमिसाइल है उनके पास, और लेकिन उनका नेटिव प्लेस कर्नाटक में है। तो कह रही है कि क्या मुझे कहाँ एडमिशन, शायद कह रही महाराष्ट्र में डोमिसाइल को नहीं माना जाता, ऐसा कुछ बोल रही। तो क्या बताइए, महाराष्ट्र में उनके पास डोमिसाइल है और कर्नाटक उनका नेटिव प्लेस है, तो कहाँ उनको एडमिशन मिल सकता है? वो तो स्टेट के ऊपर डिपेंड है, स्टेट की अपनी, हर स्टेट की अपनी पॉलिसी है, उसमें हम लोग कुछ कह नहीं सकते। लेकिन ऑल इंडिया में उनकी सीट है कोटे के तहत, ऑल इंडिया में आता है, तो जहाँ चाहें उस स्टेट में जा सकती हैं। अच्छा, ऑल इंडिया के थ्रू कहीं भी जा सकते हैं। अच्छा। लेकिन अमूमन ये होता है कि ऑल इंडिया में जो रैंक है वो काफ़ी हाई जाती है और वहीं दूसरी तरफ देखें स्टेट में रैंक कम जाती है। तो जो लोगों का नहीं हो पाता ऑल इंडिया में उनको स्टेट में मिल ही जाता है। सर नहीं, जैसे नेटिव प्लेस मान लीजिए इनके पास डोमिसाइल महाराष्ट्र का है, अब मान लीजिए इनके बाबा दादी या नाना नानी रहते हैं कर्नाटक में और उनके पास उनका डोमिसाइल होगा, हो सकता है इस बच्ची का ना हो क्योंकि पूरी क्वालिफिकेशन महाराष्ट्र में होगी, तो क्या उसको कर्नाटक बन जाएगा? आज की डेट में उसमें प्रॉब्लम क्या है? कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आती, अपने नेटिव प्लेस में जाए बन जाएगा उसका डोमिसाइल बना के, उसको स्टेट कोटा के तहत मिल सकता है। अच्छा, क्योंकि ओरिजिनल तो वहीं का है ना, ओरिजिनल वहाँ का है तो उसमें मिल जाएगा। ऐसे कई बार होता है कि कई लोगों के पेरेंट्स जो ना सेंट्रल जॉब करते हैं, ऑल ओवर इंडिया की उनकी जॉब रहती है, लेकिन
पेरेंटली वो बिलोंग पर्टिकुलर स्टेट से करते हैं, तो इसलिए उसको चूंकि वो जॉब वहाँ कर रहे हैं तो इसलिए वहाँ कुछ समय के लिए डोमिसाइल वहाँ बन सकता है, अदरवाइज वो अपना ओरिजिनल वहाँ पर डोमिसाइल रहेगा, वहाँ से भी ले सकता है। इसलिए गवर्नमेंट ने इसमें फैसिलिटी दी है। इसमें तो सुप्रीम कोर्ट केस भी हुआ है जिसमें ये डोमिसाइल को माना गया है कि जहाँ से उसकी प्राइमरी रूट है वो वहाँ का रहेगा ही रहेगा, उसको उसका राइट कुछ छीन नहीं सकता। ये है। चलिए सर, आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। आप बताइए मुझे थोड़ा लास्ट में बताइए जीएसबीएम मेडिकल कॉलेज के बारे में बताइए, यहाँ पर कितनी सीटें हैं, कितने स्टूडेंट हैं और यहाँ पर लास्ट ईयर में कितने मार्क्स में यहाँ एडमिशन हो गया था? जीएसबीएम हमारा यूपी में हम लोग से केजीएमसी के बाद दूसरे नंबर पे आते हैं और इनफैक्ट स्टूडेंट वाइज देखें तो हम लोग यहाँ 250 बच्चे हमारे एमबीबीएस में आते हैं लास्ट ईयर से। उसके पहले 180 आते थे। तो हमारा कॉलेज बहुत बढ़िया कॉलेज है, एशिया का काफ़ी बड़ा कैंपस है और यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं डॉक्टर आर.बी. कमल काफ़ी डायनेमिक हैं और हम लोग भी काफ़ी मेहनत से लगे रहते हैं और हमारे यहाँ के बच्चों का परसेंटेज बहुत अच्छा है, बहुत मेहनती लड़के हैं यहाँ पर आते हैं और ये मान के चलिए कि मिनिमम पे तो यहाँ मिलना नहीं है कुछ भी। लास्ट ईयर कितने में मिल गया था? हाँ, ये अगर 750 तो अराउंड 500 के ऊपर ही जाएगा तभी आपको मिल पाएगा, बल्कि 600 में। अच्छा। क्योंकि जो बच्चों को केजी नहीं मिलता वो सीधा कानपुर आते हैं और अगर आप सेकेंड काउंसलिंग की तरह थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाता है, अदरवाइज जो ना लखनऊ के बाद सेकेंड नंबर पे ये कई बार ऐसा मौका आया है कि जो स्टेट लेवल जो ना नंबर 1 बच्चा था उसने कानपुर ऑप्ट किया है केजी की बजाय। तो कानपुर और लखनऊ बिल्कुल पैरेलल खड़े हुए हैं। तो आज की डेट में मैं इसको बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट देखता हूँ और यहाँ के बच्चे काफ़ी फॉरेन में भी और देश विदेश में भी काफ़ी नाम कमाया है और काफ़ी अच्छे हैं। और हम लोग प्रयास यही करते हैं कि सभी बच्चे खुश अच्छे से एनवायरनमेंट में हैं। यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत हेल्दी है, फ्रेंडली है, स्टूडेंट फ्रेंडली है, बच्चों का पूरा ख्याल रखा जाता है। हमारे यहाँ हॉस्टल की फैसिलिटीज़ है, मैथ्स की फैसिलिटीज़ है और काफ़ी फ्रेंडली इन्वायरमेंट है। जैसे कई कॉलेजों में जो ना रैगिंग का वो रहता है, हमारे यहाँ ऐसा कोई चक्कर नहीं है और बच्चे बड़ा मिलजुल के रहते हैं। सर, एक्सपेक्टेड डेट है कि शायद 12 अक्टूबर तक रिजल्ट आ जाएगा। अभी आपके यहाँ काउंसलिंग सेंटर या कुछ तैयारी चल रही है? वो तो तैयारी हो जाती है, उसमें 2 दिन का टाइम लगता है। हमारे यहाँ सारा सिस्टम बना हुआ है, कंप्यूटराइज पूरा वो है, एलटी लेक्चर थिएटर 4 हैं, उसमें करा देते हैं हम लोग। एग्जामिनेशन हॉल 2 बड़े बड़े हैं, कंप्यूटर सिस्टम लगाने होते हैं। पहले से ही ऑलरेडी टीम डिसाइडेड होती है 30-40 लोगों की, तो बस उनकी जैसे ही डेट आएगी उसी डेट में लगा दिए जाते हैं और 3-4 दिन के अंदर सारी प्रोसेस हो जाती है और बड़े स्मूथली होती है। यहाँ पर कोई अभी तक ऐसी प्रॉब्लम आई नहीं और चूँकि जब से कॉलेज खुला है तब से ये सब प्रोसेस होती आ रही है, तो एक वो सिस्टम बन गया। सर बताइए, एमबीबीएस जैसे सेकंड काउंसलिंग में तक हो गया कि एमबीबीएस की सीट अलाउड हो गई, फिर सर जो बीडीएस के लिए या बीएचएमएस के लिए वो कब तक प्रोसेस, क्या 3rd 4th में आता है, कैसे काउंसलिंग होती है उसकी? एमबीबीएस से कुछ बच्चे जो ना बीडीएस से इसमें रीसफल होते हैं। अच्छा। लेकिन मार्क्स के बेसिस पे कई बच्चे जिनसे ऑल इंडिया में चले जाते हैं, तो स्टेट की कुछ सीटें खाली होती हैं, फिर स्टेट की बीडीएस वाले बच्चों को मर्ज कर देते हैं। उनको जो ना ऑप्शन दिया जाता है कि वो चाहें तो एमबीबीएस कर लें। अच्छा। फिर बीडीएस वालों को बीएमएस इधर वाले शिफ्टिंग होती है, तो काउंसलिंग के ऊपर डिपेंड होता है। अच्छा। उनके नंबर के ऊपर डिपेंड होता है। ये है। तीसरा बच्चे के ऊपर डिपेंड है, अगर उसने ऑप्शन ही नहीं दिया बीएमएस बीएमएस बीएचएमएस का, ऑप्शन ही एमबीबीएस का है, तो एमबीबीएस ही मिलेगा, बाकी विचार होगा ही नहीं। अच्छा। तो ये है, लेकिन जो शुरुआत में जो सीटें उठती हैं वो सब एमबीबीएस ही होती है। फिर उसके बाद 3rd 4th काउंसलिंग तक आते थे लोग, बच्चे कुछ अपना बीडीएस, उनको कोई सीट नहीं मिली तो बीडीएस में आ गए, फिर या वो होम्योपैथी वगैरह मार्क्स के अकॉर्डिंग उनका वो है, वो कंप्यूटर सिस्टम में डाल देते हैं, अपने आप ही वो अलॉट करता रहता है, हम लोगों को कुछ नहीं करना पड़ता। अच्छा सर बताइए, अभी आप एक मैं एक्सपीरियंस की बात पूछ रही, आप देख रहे हैं काउंसलिंग में बच्चे अभी भी जैसे होम्योपैथी या आयुर्वेद में जाने के लिए इंटरेस्टेड नहीं रहते, कम से कम मार्क्स वाले भी सोचते हैं कि इस तरह एमबीबीएस ही मिल जाए। हाँ, तभी तो ये प्राइवेट कंसेप्ट आया है। प्राइवेट कॉलेज का कंसेप्ट यही है कि आज की डेट में बहुत सारे, हमारे जब मैंने किया तो उस समय तो काफ़ी गवर्नमेंट कॉलेज ज़्यादा थे, प्राइवेट कॉलेज इक्का दुक्का थे। अब क्या प्राइवेट कॉलेज ज़्यादा हो गए हैं, तो दो जो जिनके पेरेंट्स जो ना अफोर्डेबल हैं वो अपने बच्चों को करा देते हैं एमबीबीएस, लेकिन नेचुरली उसमें पैसा ज़्यादा लगता है, पैसा ज़्यादा लगता है और उसका इसे एक तरह का
मैं दोनों तरफ से देखता हूँ इसको। गवर्नमेंट के पास शायद इतना वो नहीं है कि जिसकी वजह से उनको सभी लोगों को एमबीबीएस कराना, तो इसलिए प्राइवेट सेक्टर में ऐसा डाला गया। लेकिन दूसरी तरफ ये भी इसका वो नुकसान ये होता है कि कुछ लोग जो ना पैसे दे करके डिग्री वैसे आ जाती है, तो ये भी एक गलत है। मेरा अपना मानना है कि अगर वाकई में आपने मरीजों के हित के लिए काम करना चाहते हैं तो कॉलेज में जाके पढ़िए, मरीज देखिए। हाँ, कॉलेज में जाके पढ़िए, मरीज देखिए और एक अच्छे काबिल डॉक्टर बनिए। डिग्री की बजाय मरीजों को केयर करने में लगाइए। सर एक और बात मैं पूछना आपसे, शुरुआत में मुझे पूछना चाहिए था सर, इस बार जैसे नीट का प्रोसेस चेंज हुआ है कि इस बार एम्स जैसे जो एम्स पीजीआई वगैरह में भी नीट के जरिए ही एडमिशन हुआ, पहले एम्स का एग्ज़ाम अलग होता था। तो आप देख रहे कुछ काउंसलिंग में कुछ डिफरेंस देखेंगे क्या कुछ? हाँ, अब जैसे जैसे चीज़ें बदल रही हैं, जैसे हम लोग उस समय तो CPMT अलग हुआ करती थी, ऑल इंडिया की अलग से होती थी, CBSE की। बाद में कुछ प्रॉब्लम आई तो उसको नीट एग्ज़ाम दे दिया गया। स्टेट और कॉलेज, स्टेट और सेंट्रल सब मर्ज कर दिए गए। हाँ, तो नीट एग्ज़ाम बोल दिया गया। फिर अभी इस साल से क्या है कि कुछ प्रीमियर इंस्टीट्यूट लाइक एम्स है, जिपमर है और निमहांस है बेंगलोर, ऐसे कई कॉलेज जो छूट रहे थे। तो सुप्रीम कोर्ट में ये दायर की गई, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि 1 नेशन 1 एग्ज़ाम, तो 1 इंस्टीट्यूट सबका एक ही, तो इसीलिए सारे के सारे कॉलेज मर्ज कर दिए गए और उनकी एक ही एग्ज़ाम। अब वो रैंक के आधार पर उनको कॉलेज दे दिया जाएगा बच्चों के उस पर चॉइस पे। तो शायद जाहिर सी बात, जो टॉप बच्चे होंगे वो सब प्रीमियर स्टूडेंट एम्स जिपमर जैसे उसमें चले जाएंगे। तो ये थे डॉक्टर प्रेम सिंह, जिन्होंने आपके तमाम सवालों के जवाब दिए। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स कहाँ एडमिशन ले सकते हैं, कोई इसमें बार नहीं है। अगर ये डिपेंड करता है आपके परसेंटाइल पर, आपके मार्क्स पर। डोमिसाइल को लेकर भी जो आपके सवाल थे वो सर ने क्लियर किया कि आप अगर 2 राज्यों में तो आपको दोनों में स्टेट कोटा के तहत मिल सकता है एडमिशन। आपका फ़ी प्रोसेस क्या होगा, क्या चार्जेस होते हैं, ये सारी बातें डॉक्टर प्रेम सिंह ने बताई हैं। और जैसे रिज़ल्ट आएगा आपको MCC की वेबसाइट पर जाकर खुद को रजिस्टर करना होगा। उसमें सारा प्रोसेस बहुत ईजिली समझाया गया है। और जैसे सर ने बताया कि हर मेडिकल कॉलेज में, आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, जो आपका नियरेस्ट सेंटर है वहाँ जाकर आप अपनी काउंसलिंग करवा सकते हैं। और आपको जैसे ही ये प्रोसेस शुरू होता है, वहाँ के मेडिकल कॉलेज में एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी होता है। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर मेडिकल काउंसलिंग से लेकर आपके कोई सवाल हो तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। मैं कोशिश करूंगी आपके हर सवाल का जवाब आपको दे पाऊँ। आप देखते रहिए मोटिवेशन विद मीना। अगले अपडेट के साथ हम फिर हाजिर होंगे।